यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज अब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है और वीडियो है ये है नेशनल हेल्थ मिशन यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को पेपर हुआ था। तो यहाँ पर 4 दिसंबर और 11 दिसंबर की ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हो गई थी। वन ऑब्जेक्शन भी लगा दिए गए थे। 18 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी। तो मैंने 4 दिसंबर की सभी आंसर की अपलोड कर दी थी चैनल पर, बट 11 दिसंबर की आंसर की अपलोड नहीं कर पाए थे किसी वैलिड रीज़न के कारण। बट बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसे लोग थे जिन्होंने तो ऑब्जेक्शन लगा पाए ना ही आंसर की देख पाए। इवन जिनका जिस शिफ्ट में पेपर था ऐसे लोग भी थे जिन्होंने चेक ही नहीं की थी। तो 11 दिसंबर की आंसर की बस बहुत सारे लोग चेक नहीं कर पाए। उनको लगा हो सकता ओनली 4 दिसंबर की आंसर की बस अवेलेबल हुई है, बट ऐसा नहीं था, दोनों की हो गई थी। तो यहाँ पर 4 पेपर थे यूपीएनएचएम के, तो 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे चैनल पर, एक ये बचा हुआ था तो ये भी आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने चेक नहीं की थी वन अब रिजल्ट ही आएगा डायरेक्ट, बट जिन भी लोगों को लगता था कि 11 दिसंबर को कैसा पेपर आया होगा, तो यहाँ पे पेपर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें। जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और बहुत ही जल्दी हमारी एक ऐसी ऑफिशियल ऐप आने वाली है, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक आ जाए या फिर 1 जनवरी तक आ जाए, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सभी पेपर आपको उसमें अवेलेबल होंगे। और उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ और सीरीज़ भी रखी जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से और ज़्यादा हेल्पफुल रहे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जो पूरा सेक्शन सेम वही पैटर्न रिपीट हुआ है जो जैसा पहले हुआ था कि एमएसएन के 8 क्वेश्चन, मिडवाइफरी के 8, सीएचएन के 8, पीडियाट्रिक के 8, इस तरीके से। तो इस बार भी सेम थिंग रिपीट हुई है। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका पेपर किस टाइप से आया था। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पूरा पेपर जिसको जिस भी लैंग्वेज में सिलेक्ट करना था वो हुआ हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजम्पटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रिजम्पटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का? 3 टाइप के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव साइन। 3 साइन में से जो साइन यहाँ पे पूछा गया था वो था प्रिजम्पटिव साइन। तो प्रिजम्पटिव साइन कौन सा था? तो वो था यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। प्रिजम्पटिव साइन पूछा है वो क्या था? यूरिनरी फ्रिक्वेंसी। प्रोबेबल साइन होगा, प्रिजम्पटिव साइन होगा एंड पॉजिटिव साइन होगा। 3 टाइप्स के साइन हमने पढ़े थे, बट यहाँ पर प्रिजम्पटिव आप प्रेज्यूम कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। बट प्रोबेबल साइन कौन चेक करेगा? डॉक्टर चेक करेंगे। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी किस में आएंगे? प्रिजम्पटिव साइन और प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यू आर पोस्टेड इन एंटीनेटल यूनिट and assigned an antenatal mother to take care of. When reviewing the medical record, you note that woman has a condition in which the fetus cannot physically pass through the maternal pelvis. As a nurse, you interrupt this is a। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोई महिला एंटीनेटल क्लिनिक पे आई है, आप एंटीनेटल क्लिनिक पर पोस्टेड है एज अ नर्स। तो यहाँ पर उस मदर को क्या कहती है और आप उसकी कंडीशन को चेक करते हैं कि फीटस है जो फिजिकली अपने खुद से मैटरनल पेल्विस में पास नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी पोजीशन है या कौन सी कंडीशन है? तो ऑप्शन में था फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, मैटरनल डिस्प्रपोर्शन या फिर सर्वाइकल इनसफिशियंसी। तो यहाँ पर फीटल नहीं हो पा रहा है, मैटरनल पेल्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फिजिकली फीटल खुद से मैटरनल पेल्विस में नहीं आ पा रहा है तो क्या? फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, 27-year-old woman gave birth to a boy and was admitted to the postnatal ward. When the nurse went to assess the baby, she noticed that the umbilical cord was bleeding from the stump and oozing was all over his clothes. What would be the most appropriate action? एक 27 साल की महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है, एडमिट है पोस्टनेटल वार्ड में, बट जब नर्स बेबी को असिस्ट करती है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, स्टम्प के यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊजिंग हो रही है ब्लड, मतलब बहुत हम ये कह सकते हैं अचानक से जो ब्लड है, इवन उसके पूरे कपड़े भी क्या हो गए हैं, ऑल ओवर पूरे क्लॉथ्स पर ब्लड आ गया है। तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, रीइंफोर्स द ड्रेसिंग या फिर अप्लाई जेंटल प्रेशर, रिपोर्ट टू द क्लिनिशियन ऑन द फाइंडिंग्स। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा डायरेक्ट डॉक्टर को रिपोर्ट करना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज ऑफ विटामिन के इंट्रामस्कुलर टू अ न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ टू प्रमोट। तो विटामिन के का सभी को पता है कि क्यों दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है ब्लीडिंग को, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं, तो ऑप्शन में था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लूबिन या फिर रिड्यूस द इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि सिंगल डोज विटामिन के दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से न्यूबॉर्न बेबी में। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए और हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू आर कैरिंग आउट अ प्लान फॉर पोस्टपार्टम वुमेन हु गेव बर्थ जस्ट अ फ्यू आवर्स एगो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू क्लोजली मॉनिटर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। तो यदि आप किसी पोस्टपार्टम वुमेन की केयर कर रहे हैं, उसने कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले ही बेबी को जन्म दिया है, तो आप उसको किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे जिससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो पाए। तो ऑप्शन में था पीपीएच, डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस या फिर यूट्राइन इन्फेक्शन। तो आपकी जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही है और सबसे ज़्यादा डेथ भी इसी से होती है वुमेन की आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो मोस्ट कॉमन थिंग किसको आप मेजर करेंगे, तो वो होगा पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है यहाँ पर, द रेशनल फॉर यूजिंग अ प्रोस्टाग्लैंडिन जेल फॉर पेशेंट प्रायर टू इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर इंड्यूस करने के पहले प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों लगाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है जो क्यों यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में था स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नम सर्वाइकल पेन रिसेप्टर, प्रिवेंट सर्वाइकल लेसरेशन या फिर सॉफ्टन एंड इफेक्ट्स द सर्विक्स। तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है बट प्रोस्टाग्लैंडिन जेल भी यूज़ किया जाता है लेबर इंड्यूस करने के पहले। तो क्यों? क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंड कंसर्निंग असेसमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे। ऑप्शन में था यूट्राइन फंडस पाल्पेटेड टू द राइट ऑफ द अम्बलाइकस, डार्क रेड लोचिया ड्रेनेज, पेरिनियल एरिया ब्रेस्ड एंड एडिमेटस, एन ओरल टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 100.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में जो आपका कंसर्निंग असेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा पेरिनियल एरिया ब्रेस्ड है एंड एडिमेटस है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को पहले असेस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट एडवाइज फॉर वुमेन हु हैव ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट फॉलोइंग द डिलीवरी। तो क्या एडवाइस आप नहीं देंगे ऐसी महिला को जिसको ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट हो गया और डिलीवरी के बाद। ऑप्शन में हीट और कोल्ड एप्लीकेशन, ब्रेस्ट पंपिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ब्रेस्ट मसाज एंड मिल्क एक्सप्रेशन, टू पुट द बेबी ऑन फार्मूला एंड नॉट टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट में क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वहाँ पर मेमरी ग्लैंड है, बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद यदि इनकेस बेबी उस मिल्क को नहीं पीता है तो वहाँ पर ब्लड जो मिल्क है वो एक्यूमुलेट होते जाएगा। ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, ब्रेस्ट मसाज की जाती है और मिल्क को बाहर निकाला जाता है। ब्रेस्ट बम्प यूज़ किया जा सकता है, हीट और कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, बट हमें बेबी को फार्मूला पर नहीं रखना है और ना ही ऐसा करना है कि हम उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करें। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट सेक्शन आया था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कॉजेशन इंक्लूड्स। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में जो ट्रायंगुलर शेप होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें होता है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग इन द लिस्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन से क्या बिलोंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन में था मेंस्ट्रुअल हाइजीन, स्किन एंड ओरल हाइजीन, मेंटल हाइजीन या हैंड वॉशिंग। तो पर्सनल का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो भी हाइजीन को लेके क्वेश्चन होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल, स्किन एंड ओरल हाइजीन एंड हैंड हाइजीन वॉशिंग किस में आएंगे, आएंगे पर्सनल हाइजीन में। बट मेंटल हाइजीन किस में आएगा,
मेंटल हाइजीन है जो पर्सनल हाइजीन नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल टाइप में आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मेंटल हाइजीन। नेक्स्ट है यहाँ पर द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशनर, हेल्थ प्रमोशन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो ऑप्शन में था हेल्थ एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड मेंटल मेंटेनेंस। तो जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हेल्थ प्रमोशन को लेके वो क्या है, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज अ पर्सन वर्किंग एज अ हेल्थ एजुकेटर यूजेस एन अप्रोच दैट व्यूज हेल्थ एज रिलेटेड टू, कोई पर्सन एज अ हेल्थ एजुकेटर के तौर पर काम कर रहा है तो वहाँ पर आपको क्या अप्रोच रहेंगे जो आपको हेल्थ से रिलेटेड बताने हैं। पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, हेल्थ स्क्रीनिंग है, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन के लिए, फिर बिहेवियरल चेंजेस है। तो हेल्थ एजुकेटर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, वो होगा उसका बिहेवियरल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, बिहेवियरल चेंजेस। नेक्स्ट इज वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, तो जो पानी पीने के लायक हो उसको क्या कहा जाएगा, टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, फिल्टर्ड वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने योग्य होगा उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में क्या है जो मेजर नहीं किया जाएगा, प्रेवलेंस रेट, इंसिडेंस रेट, रिस्क रेशियो या फिर केस कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जो डिसीज़ मेजरिंग नहीं होगी तो वो केस कंट्रोल, बाकी प्रेवलेंस में आपके ओल्ड और न्यू केस दोनों आ जाएंगे, इंसिडेंस रेट में ओनली न्यू केस आएंगे, और रिस्क रेशियो मतलब कौन सी डिसीज़ का कितने केस हुए हैं सभी चीज़ें आ जाएंगी, किसका जो रिस्क फैक्टर रहा है वो क्या है, बट जो केस कंट्रोल है इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज which of the following actions does not describe the measure that prevents the spread of respiratory infection from one person to another, तो कौन से एक्शन डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होंगे। ऑप्शन में था प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर कंटामिनेशन विद सीक्रेशन, यूज टिश्यू टू कंटेन रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, कवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, यहाँ पर नॉट कहा है कि नहीं कर रहा है डिस्क्राइब। रिमेन इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम, ऐसा करने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को हम नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, रिमेन इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम। नेक्स्ट इज अ मदर अराइव्स एट द PSC विथ हर चाइल्ड फॉर रूटीन वैक्सीनेशन, द डॉक्टर रिकमेंडेड BCG वैक्सीनेटर आफ्टर एग्जामिनिंग द चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट डू यू डिसाइड टू गिव द वैक्सीन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन का रूट क्या होगा। ऑप्शन में था इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या फिर इंट्राथीकल। तो BCG का जो रूट होता है वो क्या होता है, इंट्राडर्मल वैक्सीन है, क्योंकि नेक्स्ट द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंक्लूड नॉर्मल सलाइन, हाउ मच सलाइन इज इन स्टैंडर्ड सलाइन बॉटल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जो कि एक नॉर्मल सलाइन इंक्लूड है, तो इसमें कितना सलाइन है जो इंक्लूड होगा, होगा 0.9% सलाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट you understand that each patient is unique and has the right to be themselves as well as the freedom to pursue personal goals, which of the following ethical principle applies in this situation। तो यदि कोई पर्सन की आप केयर करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हर एक पर्सन यूनिक होता है, उसके कुछ राइट्स होते हैं, फ्रीडम होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इनमें से एथिकल प्रिंसिपल कौन सा है जो यहाँ पर अप्लाई होगा, तो ऑप्शन में नॉन मैलफिशियंस, ऑटोनॉमी, जस्टिस या फिर बेनिफिशियंस। तो इस टाइप की सिचुएशन में एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो क्या है, ऑटोनॉमी, क्योंकि इसमें आपके पास सेल्फ अपना खुद के राइट्स है कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, यूनिक हैं हर एक पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पर राम 45-year-old मैन इज अंडर गोइंग सर्जरी ऑन हिज राइट लोअर लिम्ब, which of the following piece of advice for early post-operative recovery should be emphasized to the client। यहाँ पर 35 साल का एक आदमी है जो राइट लोअर लिम्ब की सर्जरी के लिए गया है, तो कौन सी फाइंडिंग है जो आप एडवाइस करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में टेक एंटीकोआगुलेशन ड्रग्स, परफॉर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटेन नील पर ओरल टू प्रिवेंट वॉमिटिंग,
परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर राइट लोअर लिम्ब की सर्जरी होनी है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली इस क्लाइंट को आप क्या कहेंगे कि जो मोशन एक्सरसाइज है पैर की वो प्रॉपर तरीके से करते रहें। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज सुरेश visited the emergency department because he is experiencing urinary retention. Which of the following actions should be taken right away to confirm the condition? तो यहाँ पर किसी पर्सन को क्या यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या जो राइट है, यहाँ पर सही चीज़ें हैं जो उस पर्सन पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। क्लिनिकल इवैल्यूएशन, प्लेसिंग का यूरिनरी कैथेटर, सेंडिंग फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर यूज ऑफ हॉट वाटर बैग। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको क्लिनिकल और थ्रोली एग्जामिनेशन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन एब्डोमिनल सर्जरी, ही इज अवेक एंड रिस्पॉन्डिंग वेल, विच पोजिशन वुड यू ऑफर टू द पेशेंट। तो यहाँ पर किसी पर्सन की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो ऐसे केस में आप कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो होगी सुपाइन पोजीशन। आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन में था असाइनिंग प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट, वॉशिंग द हैंड, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स या फिर वेयरिंग द ग्लव्स। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना। तो आंसर क्या होगा, वॉशिंग द हैंड्स। नेक्स्ट इज हाउ डू यू रिफर टू अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट दैट इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द हेल्थ केयर यूनिट। तो किस टाइप की रिपोर्ट होगी जिसमें आपको नॉर्मल ऑपरेशन यूनिट टाइप की नहीं है लेकिन ये हेल्थ केयर रिकॉर्ड है। ऑप्शन में था टेलीफोन रिपोर्ट, इंसिडेंस, ट्रांसफ़र या फिर चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशनल रिपोर्ट है जो कि आपको तुरंत जो इवेंट हुए हैं उसके बारे में बताना है, तो क्या है, इंसिडेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ स्टूपर इन इंडिविजुअल। तो स्टूपर के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है, ऑप्शन है तो बीइंग क्वाइट एंड अनकम्युनिकेटिव, बीइंग रेस्टलेस एंड वायलेंट, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक एंड थिंक। तो स्टूपर में क्या होता है, ही होता है कि पर्सन ना तो बोल पाता है और ना ही बोलने की उसकी क्षमता बचती है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट विथ अ बेसल स्कल फ्रैक्चर एंड अ फ्लूइड लीक फ्रॉम द नोज इज प्रेजेंटेड टू ट्रेस फॉलोइंग एन आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, which of the following indicate the presence of cerebrospinal fluid। तो यहाँ पर एक आरटीए का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, बेसल स्कल फ्रैक्चर हुआ, फ्लूइड लीक हो रहा है नोज से। तो यहाँ पर एक किस टाइप, यदि आप कैसे पता करेंगे कि पेशेंट में सीएसएफ बचा भी है या नहीं, तो ऑप्शन में था क्लियर फ्लूइड इन ग्रॉसी ब्लडी इन अपीयरेंस, फ्लूइड सेपरेट्स इनटू कंसंट्रेटेड रिंग्स और गॉज ड्रेसिंग। जब भी यदि आप पर्सन का क्या करते हैं, सीएसएफ चेक करना है या नहीं, तो उस टाइम पर जब आप उसकी ड्रेसिंग करते हैं तो जो फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेपरेट हो जाएगा गॉज ड्रेसिंग में। नेक्स्ट इज इंजेक्शन मेडिडोल आईवी वाज प्रिस्क्राइब्ड टू अ पेशेंट हु हैज सफर्ड अ हेड इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी मॉनिटर्ड व्हेन यू आर केयरिंग फॉर द पेशेंट। मेडिडोल क्या है, एंटी डायरेटिक्स है, तो यहाँ पर लूप डायरेटिक्स है। तो यहाँ पर जो मेनिडोल जो डायरेटिक्स है क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को आपके इसके लिए मेंटेन करना होगा। और जनरली जितनी भी ऐसी मेडिसिन होती है उनको नाइट में नहीं दिया जाता, उनको हमेशा मॉर्निंग में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन। तो बॉडी सीक्रेशन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा है वो क्या, IgA। क्या है, IgA। Next is sputum for culture is ordered for an adult patient. Which of the following is the appropriate time to collect the specimen? तो यहाँ पर स्पेसिमेन कलेक्ट करने का सही टाइम पूछा है, मॉर्निंग राइट आफ्टर ही अवेकन्स। सबसे अच्छा टाइम यही होता है स्पुटम कलेक्ट करने का कि जैसे ही पर्सन उठे उसके उठने के तुरंत बाद ही। यदि आपने ब्रश कर लिया या फिर पानी पी लिया तो जो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा जब आप उठे हैं और उसके बाद स्पुटम कलेक्ट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो करेगा। नेक्स्ट इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट
describes which of the following symptoms that a characteristic of an early symptom benign prostatic hypertrophy। benign prostatic hypertrophy का इनिशियल सिम्टम कौन सा है? ऑप्शन में था डिक्रीज फोर्स इन द स्टीम ऑफ यूरिन, स्क्रोटल एडिमा, ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन या फिर नॉक्ट्यूरिया। तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का जो फर्स्ट साइन है यहाँ पर वो क्या है? डिक्रीज फोर्स इन द स्टीम ऑफ यूरिन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यू मेक अ टीचिंग प्लान फॉर अ पेशेंट विथ ग्लूकोमा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन के लिए एक नर्स क्या करे, ग्लूकोमा का पेशेंट उसके लिए टीचिंग प्लान बना रही है, तो आप क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करेंगे? डिक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड, अवॉइड ओवर यूज ऑफ आइसेस, तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं फिट बैठते हैं। यहाँ पर आई मेडिकेशन नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड लाइफ लॉन्ग। तो यदि आप ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए केयर प्लान रेडी करते हैं तो आपको क्या करना है कि आई मेडिकेशन लेना है, एडमिनिस्टर द लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट इज एंजल 40-year-old patient has returned to the post-operative ward following abdominal surgery. She was thirsty and asked for something to drink. What is the course of action? तो यहाँ पर thirsty है पेशेंट, कुछ पीने के लिए मांग रहा है, उसकी पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में उसको एडमिट किया गया एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो आपका गोल है जो क्या होगा? गोल होगा आपका गिव द पेशेंट आइस चिप्स। तो पेशेंट को उस टाइम पर आपको क्या दे देना? आइस चिप्स आप पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रैकियोस्टोमी इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन एन एडल्ट पेशेंट, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन फॉर दिस पेशेंट। तो ट्रैकियोस्टोमी किसी पर्सन की जानी, एडल्ट पर्सन की, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? इंसर्ट अ फॉलिक कैथेटर, एस्टेब्लिश अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टार्ट एज आईवी या फिर सेव द नेक। तो यहाँ पर जो सही चीज़ होगी वो क्या होगी? एस्टेब्लिश अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे पेशेंट अपने बारे में आपको हर एक चीज़ बता सके। नेक्स्ट सेक्शन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज इन वाटर क्लोरिनेशन। तो वाटर क्लोरिनेशन के लिए जो केमिकल यूज होता है वो क्या है? तो क्लोरिनेटेड लाइम। ऑप्शन में था नाइट्रेट, क्लोरिनेटेड लाइम, फ्लोराइड या फिर सल्फेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि आप हेल्थ हाइजीन के बारे में एजुकेशन देते हैं तो सभी पॉइंट्स इंक्लूड हो गए, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में था प्रोमोटिंग फिजिकल वेलबींग, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इकोनॉमिक वेलबींग या मॉडिफाइंग द बिहेवियर। हेल्थ हाइजीन में आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं, फिजिकल वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं योगा के थ्रू, किसी थेरेपी के थ्रू। तो यहाँ पर एक्सेप्ट क्वेश्चन था वो क्या? इकोनॉमिक वेलबींग। नेक्स्ट इज वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द हाउस इज कॉल्ड। तो जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन में था ऑयल एंड फैट, सीवेज, पोल्यूटेंट या फिर स्लज। तो घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है इसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है? सीवेज। स्लज में वाटर भी रहेगा, साथ ही साथ जो मटेरियल है वो भी रहेगा। नेक्स्ट इज which of the following is not a method that promotes positive learning experience patient while teaching a specific skill। तो यहाँ पर इनमें कौन सी मेथड नहीं है जो पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस शो करती है? ऑप्शन में था इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चरिंग या फिर रोल प्ले। तो सभी करेंगे कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेगी, बट जो इंटरव्यू है वो नहीं होगा। नेक्स्ट इज सीइंग इज बिहेविंग रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। तो सीइंग इज बिलीविंग किस मेथड में आएगा? तो ये आता है डेमोन्स्ट्रेशन में। ऑप्शन में था वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरर। सीइंग इन बिलीविंग का मतलब है जब आप देखेंगे तभी उस चीज़ पे भरोसा करेंगे, तो क्या? डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर हैज़ बीन शोन टू बी द मोस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग टेक्निक अक्रॉस ऑल बिहेवियर चेंजेस मॉडल। तो सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी, मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक काउंसलिंग के लिए? तो वो होती है एक्टिव लिसनिंग। जो काउंसलर है, जो पर्सन काउंसलिंग ले रहा है, उसकी बातों को बहुत ही बारीकी से सुनना और समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज यू आर बिहेविंग इन एनवायरमेंटली कॉन्शियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनवायरमेंटल हाइजीन मेजर। यहाँ पर एनवायरमेंटल दिमागी तौर पर हेल्थ को लेके कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है?
ऑप्शन में था ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग विथ यू वाइल शॉपिंग, बिल्कुल सही है। लीव द रबिश इन द क्लासरूम फॉर डेज, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस बकेट बाथ इंस्टीड ऑफ यूजिंग द शॉवर, ये भी सही है कि शावर की जगह बाल्टी का उपयोग करें नहाने में। हैव गुड पर्सनल हाइजीन, तो ये भी सही है। बट यहाँ पर कहा है कि एनवायरमेंटल हाइजीन को लेकर सही पॉइंट सही नहीं है, तो क्या है, लीव द रबिश इन द क्लासरूम फॉर द डेज, कि आप अपने क्लासरूम को जैसा है वैसा ही फैला हुआ रहने दें। नेक्स्ट इज हियरिंग लॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, तो हियरिंग लॉस किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर का उदाहरण है जो बनेगा, तो ऑप्शन में था कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या फिर साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर कहा है कि हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस किसके कारण होगा, या तो कुछ कान में प्रॉब्लम होगी या फिर जो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व उसके कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट इज द cranial nerve involve of the swallowing and gag reflexes are, तो ऐसी cranial nerve जो भी swallowing और gag reflex होते हैं उनमें हेल्पफुल होती है, तो वो है ग्लेसोफेरेंजियल। ऑप्शन में था वेगस, एब्ड्यूसेंस, फेशियल नर्व, बट जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है, ग्लेसोफेरेंजियल नर्व। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कंपोनेंट कौन सा है, तो ऑप्शन में था लाइपेज, हीमोग्लोबिन, अमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन। तो जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है इनमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो क्या, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज नॉर्मल पैक्ड सेल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, तो नॉर्मल जो पीसीवी है उसकी पैक्ड सेल वॉल्यूम कितनी होती है, 45%, कितनी, 45%। ऑप्शन में था 45, 60, 30 या फिर 75। नेक्स्ट इज द पी वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, तो ईसीजी में जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो करती है रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल मस्कुलर टिश्यू, क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल मस्कुलर टिश्यू। ऑप्शन में था रिपोलराइजेशन ऑफ ऐसे नोड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इन ह्यूमन इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो ह्यूमन बॉडी में जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है वो कौन सा है, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन में था फिब्रस, साइनोवियल, कार्टिलेजेनियस, और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कि ये बॉडी में मूवेबल जॉइंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पूरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो है विलाइन। ऑप्शन में था स्पिंचर, लिम्फ नोड्स या फिर सीलिया। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, विलाई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब हेमेचूरिया करेक्टली, तो कौन सा टर्म है जो हेमेचूरिया को सबसे सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो है आरबीसी इन द यूरिन। ऑप्शन में तो क्या था, ब्लड इन स्टूल, वॉमिटस या फिर स्पूटम। तो जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हेमेचूरिया का मतलब क्या, आरबीसी इन द यूरिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एज ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सही चीज़ क्या होगी यहाँ पर, तो ऑप्शन है टाइप ऑफ डीएनए, जीनोटाइप, जेनेटिक कोड या फिर अपीयरेंस। तो ऑर्गेनिज्म को आप सही तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब आपने कुछ ऐसा देखा हो, बिना देखे कैसे बता देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, अपीयरेंस। नेक्स्ट सेक्शन आता है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज द मोस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन में था फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है प्रेगनेंसी में, प्रोटीन की, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एनीमिया इन पेशेंट हु कंज्यूम द एल्कोहल, किसकी कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो था विटामिन B12। इसके कारण क्या होता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर एनीमिया में क्या है जो इसकी कमी के कारण, एल्कोहल कंजप्शन होने के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वो होगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी। 59-year-old woman is undergoing weekly chemotherapy after undergoing breast cancer surgery. Which of the following nutritional recommendation can you make to manage her nausea and vomiting?
तो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि एक जो फीमेल है 59 ईयर ओल्ड है, उसकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए उसको हर हफ्ते कीमोथेरेपी करवानी पड़ रही है वीकली। तो यहाँ पर उसके लिए आपको न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन क्या करेंगे, वो अपने खाने पीने में क्या चीज़ें हैं इसके कारण उसको नोजिया वॉमिटिंग हो, क्योंकि जब कीमोथेरेपी की जाती है तो पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग है जो कॉमन होता है, तो आप उसको इवन उसकी कीमोथेरेपी के बाद भी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप उसको सही न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के तौर पर क्या चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन में था एडिक्वेट फाइबर डाइट, कंज्यूमिंग वार्म और हॉट ड्रिंक्स, ईटिंग स्मॉल मोर फ्रिक्वेंट मील्स या फिर ईटिंग लार्जर मील्स। तो जब नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट में बट बार बार खाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर इसीलिए क्या होगा, सी। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ओनली आंसर की हो गई, देख ली और छोड़ दी, बट आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं किसके लिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर्ड एन ऑप्टिमल HbA1c फॉर यंगर एडल्ट पेशेंट विथ डायबिटीज़ विथ फ्यू कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको ऑप्टिमल HbA1c के यंगर एडल्ट से उसको डायबिटीज़ के साथ साथ और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ऑप्शन में था लेस देन 8%, लेस देन 9%, लेस देन 7% या फिर लेस देन 10%। तो यहाँ पर ऑप्टिमल HbA1c का जो लेवल बताया है वो कितना होगा, लेस देन 7%। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन शुड बी गिवन टू हार्ट फेलियर पेशेंट। तो हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे। ऑप्शन में था इंक्रीज फाइबर इंटेक, इंक्रीज विटामिन सी इंटेक, रिड्यूस सोडियम इंटेक या फिर रिड्यूस प्रोटीन इंटेक। तो हार्ट फेलियर पेशेंट है या फिर हार्ट के जितने भी पेशेंट होते हैं या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें क्या आप रिकमेंड करेंगे कि आप सॉल्ट कम लीजिए। सॉल्ट में क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों में सोडियम प्रेजेंट है उनको कम लेने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस द सोडियम इंटेक। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ अंडरवेट पेशेंट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ देयर BMI बॉडी मास इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग BMI वैल्यूज वुड इंडिकेट अ रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन इन अ कंसिस्टेंटली अंडरवेट पेशेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि BMI की वैल्यू कितनी होगी यदि पर्सन माल न्यूट्रिशन में जा सकता है, ऑलरेडी वो अंडरवेट है। तो हमने 3 से 4 टाइप की जो BMI इंडेक्स पढ़ा है, नॉर्मल, फिर ओबीज में 3 कैटेगरी आ जाती है, माल न्यूट्रिशन आता है। तो यहाँ पर जो आपको BMI बतानी है जो कि माल न्यूट्रिशन पेशेंट में हो सकती है और साथ ही साथ पेशेंट ऑलरेडी अंडरवेट भी है, धीरे धीरे उसका वेट भी कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इन्होंने बताया है वो क्या है, 18.5 लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यदि BMI बस आता है तो BMI को किस में हम कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो BMI निकली है वो कितनी होगी, 18.5 लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो केजी यहाँ पर वेट है और मीटर स्क्वायर में क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो यहाँ पर पर्सन यदि अंडरवेट पेशेंट है तो BMI कितनी होगी, 18.5। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन इन ओल्डर एडल्ट्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो माल न्यूट्रिशन ओल्डर एडल्ट्स में पूछा है तो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑप्शन में था रिड्यूस द गेट, ग्लूकोमा, एल्कोहल इंटेक या फिर प्रॉब्लम विथ च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग। तो यदि ओल्डर एडल्ट्स में क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा कि उसको चबाने और निगलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण हो सकता है वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा हो या फिर जो खाना खा रहा हो उसको प्रॉपर चबा नहीं रहा हो, सीधा गुटक निगलते जा रहा हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज बाबूराम, 75 ईयर ओल्ड मैन, हैज कंप्लेंट ऑफ बाउल मूवमेंट लिमिटेड टू वंस और ट्वाइस अ वीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी इंटरवेंशन शुड बी प्रिस्क्राइब टू मैनेज हिज कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का पर्सन है, 75 साल उसकी एज है, 75 ईयर एज है। बाउल मूवमेंट में वो क्या बता रहा है कि या तो हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार जो मोशन पास आउट हो रहा है। तो आप उसके इस कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या डाइटरी इंटरवेंशन बताएंगे। ऑप्शन में था इंक्रीज कंजप्शन ऑफ होल ग्रेन्स, डिक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्राइड फूड्स, डिक्रीज कंजप्शन ऑफ डेयरी फूड्स या फिर इंक्रीज कंजप्शन ऑफ गार्लिक्स। तो यहाँ पर
कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है हाई फाइबर्स डाइट। होल ग्रेन में ये प्रॉपरली मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ होल ग्रेन्स। नेक्स्ट था फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फर्स्ट ऑन सीन एंड द विक्टिम इज अनरिस्पॉन्सिव, पल्सलेस एंड हैज वॉमिटिंग, यू डू नॉट फील कंफर्टेबल परफॉर्मिंग माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर एज अ फर्स्ट एड के तौर पर क्वेश्चन है कि एक पर्सन पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, पल्सलेस है, पल्स भी फील नहीं हो रही है उसकी, वॉमिटिंग कर रहा है और आप उसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन रेस्पिरेशन देने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है उसको। तो आप बेस्ट अप्रोच यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में तो वाइप ऑफ द फेस और कवर विथ सेट, डू नॉट इनिशिएट रिससिटेशन, कंप्रेशन ओनली CPR, या फिर गो एंड गेट हेल्प। तो ऐसे केस में जब पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, आप भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं उसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देने में, तो आप उसको ओनली कंप्रेशन ओनली CPR भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका C। नेक्स्ट इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर वन रेस्क्यूअर CPR फॉर एडल्ट एज। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो नॉर्सेट का हो, CHO हो, NHM हो, कोई सा भी पेपर हो। तो यहाँ पर कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पूछा है वन रेस्क्यूअर CPR एडल्ट में, तो कितना होगा 13/2। नेक्स्ट इज विच इज प्रिफर्ड मेथड टू रिलीव चोकिंग इन इन्फेंट्स। तो बच्चों में यदि चोकिंग हो जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन में था एब्डोमिनल थ्रस्ट ओनली, बैक स्लैप्स ओनली, बैक स्लैप्स एंड चेस्ट थ्रस्ट, या फिर फिंगर स्वीप। तो बच्चों में इन्फेंट्स में यदि ये सिचुएशन डेवलप होती है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि उनको बैक स्लैप्स अपने घुटने पर बच्चे को उल्टा लिटा के और चेस्ट थ्रस्ट देने की कोशिश करेंगे, बैक ब्लो जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा C। और यदि बड़ों में पूछते हैं तो बड़ों में जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट इज अ फार्मर इन द पैडी फील्ड्स वाज बिटन बाय वेनोमस स्नेक, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज टाइम क्रिटिकल। तो यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके लिए आप फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे, सिचुएशन क्योंकि क्रिटिकल है, तो ऐसे केस में आप तुरंत मेडिकल इमरजेंसी को बुलाएंगे क्योंकि सांप कैसा है, वेनोमस है, जहरीला सांप है। तो ऐसे केस में आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ करने की, फर्स्ट एड करने की कोशिश करेंगे, बट आप जो फर्स्ट एक्शन लेंगे वो क्या हो, कॉल मेडिकल इमरजेंसी इमीडिएटली। नेक्स्ट इज यू आर ट्रीटिंग अ पर्सन विथ फ्रॉस्ट बाइट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू वार्म अप देयर फीट। तो यदि आप फ्रॉस्ट बाइट, यदि कोई बर्फ़ में रह गया है बहुत टाइम से, फ्रॉस्ट बाइट की सिचुएशन हो गई है उसको, तो आप उसको गर्माहट देने के लिए उसके पाँव के लिए क्या करेंगे, कवर विथ लिनन, सोक इन द वार्म आफ्टर, रब विगोरसली, स्लैप एंड देन मसाज। तो यहाँ पर वार्म अप करने के लिए उसके पैरों को, पर्सन फ्रॉस्ट बाइट का है तो उसको क्या करेंगे, सोक इन द वार्म आफ्टर, तो आप उसको गर्माहट में रखते रहेंगे। नेक्स्ट इज वेयर ऑन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट शुड चेस्ट कंप्रेशन बी डिलीवर्ड। तो यहाँ पर कहा है कि जब आप चेस्ट कंप्रेशन देते हैं पर्सन में तो एडल्ट की बॉडी में कहाँ पर ये देंगे, अबव द निपल लाइन, नियर द क्लेविकल्स, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन, डायरेक्टली ओवर द हार्ट, ऑन द लेफ्ट चेस्ट, ऑन द एक्सीफॉइड प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर एपिक्स रीजन पूछा जाता है जनरली, बट यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन के सेंटर पार्ट में आपको चेस्ट कंप्रेशन देना होगा। नेक्स्ट इज व्हेन यू एनकाउंटर अ पर्सन हु अपीयर्स टू हैव कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक टू स्टेबलाइज द पर्सन। यदि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे पर्सन को स्टेबलाइज करने के लिए, चेक रिस्पॉन्स, स्टार्ट CPR, इंसर्ट एन एयरवे, एस्टैब्लिश IV एक्सेस। तो कार्डियक अरेस्ट दिख रहा है कि उसको हो सकता है तो आप उस पर्सन में अपना एक्शन क्या लेंगे कि उसकी रिस्पॉन्स को चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन इन्फेंट। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन रीजन है कार्डियक अरेस्ट होने का वो क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें ना तो कुछ और प्रॉब्लम, आप सबसे पहले जो कार्डियक अरेस्ट का मेन रीजन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बट यहाँ पर ऑप्शन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आया था पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था अ बॉय विथ डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट, ही हैज इनफेक्टिव कफ, लंग अस्कल्टेशन,
रिड्यूस डिमिनाइज्ड ब्रीथ साउंड, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो यहाँ पर बच्चा है जो उसको क्या है, डक के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट है। इन इफेक्ट उसको बार बार बहुत कफ आ रही है, लंग ऑस्कल्टेशन करने से पता चला है कि उसका ब्रीथ साउंड भी डिमिनाइज्ड हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मॉनिटर पल्स ऑक्सीमेट्री, नोटिफाई द ट्रीटिंग फिजिशियन, अप्लाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, या फिर पोजीशन फॉर एडिक्वेट एयरवे क्लियरेंस। तो ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे कि पर्सन को, बच्चे को क्या करेंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। देन आफ्टर आप पल्स ऑक्सीमीटर ला सकते हैं, फिजिशियन को कॉल कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ चाइल्ड रिसेंटली एडमिटेड विथ गुइलेन-वेयर सिंड्रोम। गुइलेन-वेयर सिंड्रोम का पेशेंट एडमिट हुआ है, बच्चा एडमिट हुआ है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, टेक टेम्परेचर एवरी 4 आवर, पोजीशन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, या फिर असेस स्किन फ्रिक्वेंटली। तो गुइलेन-वेयर सिंड्रोम के बच्चे में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस है मॉनिटर करें क्लोजली, बार बार मॉनिटर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है यहाँ पर एन 18 month old चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय एम्बुलेंस आफ्टर एन एक्सीडेंटल इंजेक्शन, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो यहाँ पर 18 महीने के बच्चे ने धोखे से कुछ भी खा लिया है, तो उसको एम्बुलेंस से लाया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, इंसर्ट एन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, स्टार्ट एन IV लाइन, गिव ओरल सिरप एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, या फिर टेक द वाइटल साइन। तो उसने एक्सीडेंटल बड़े होते तब हम कुछ और यहाँ पर उसको गैस्ट्रिक लवास करवाने की कोशिश करते, बट यहाँ पर उसको क्या करना है, हमें सबसे पहले NG ट्यूब इंसर्ट करनी है, देन आफ्टर हम उसको वॉमिट जो गैस्ट्रिक गवास है वो लवेस करवाने की कोशिश करेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आप उसको NG ट्यूब इंसर्ट करें। नेक्स्ट इज a child who has received significant partial thickness burn to the lower body, what is the priority assessment in the first 24 hour after the injury। तो कोई बच्चा यदि पार्शियल थिकनेस बर्न का है लोअर बॉडी पार्ट में, तो 24 घंटे आप क्या चीज़ असिस्ट करेंगे उसकी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सेपरेशन एंजाइटी, फ्लूइड बैलेंस, या फिर वुंड इन्फेक्शन। लोअर बॉडी पार्ट में बर्न हुआ है, पार्शियल थिकनेस बर्न है, तो यहाँ पर आप उसका फ्लूइड बैलेंस है जो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फ्लूइड बैलेंस को क्या करना, मैनेज करके रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन द केयर ऑफ ऑल पीडियाट्रिक पेशेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो बच्चों में हमें ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या जो प्रोटोकॉल है या फिर क्या केयर है जो हम उनको दे सकते हैं। ऑप्शन में था स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, या फिर एयरबॉर्न प्रिकॉशन। तो बच्चों में हमें इन्फेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एडल्ट के बच्चों की इम्यूनिटी उतनी कमज़ोर होती है, इससे उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो पूरे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होते हैं वो फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अ चाइल्ड विथ फ्रैक्चर्ड लेफ्ट फीवर हैज़ बीन पुट विथ ए स्केलेटल ट्रैक्शन विथ कंप्रेशन बैंडेज फ्रॉम लास्ट 2 days। अपॉन असेसमेंट द नर्स ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट फुट इज पेल विथ अ नॉन पैल्पेबल पेडल पल्स, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जो पेडल पल्स फील ही नहीं हो रही, नॉन पैल्पेबल है, लेफ्ट फुट पेल है, जब वहाँ पर कुछ रेडनेस रहेगी, पेल होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिलीज द ट्रैक्शन एज देयर में बी टू मच वेट ऑन इट। तो ज़्यादा वेट के कारण भी पेल होगा और पल्स है जो फील नहीं होगी, तो बच्चे का जो स्केलेटल ट्रैक्शन उसको दिया गया है उस पर हो सकता है ज़्यादा वेट हो, कंप्रेशन हो बैंडेज का ज़्यादा, इसीलिए हमें ऐसे केस में क्या करना है, ट्रैक्शन को रिलीज़ कर देना है। देन आफ्टर आप उसकी पेडल पल्स चेक कर सकते हैं, पेलिंग हो रही है, कम हो रही है, उस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, रिलीज द ट्रैक्शन एज देयर मे बी टू मच वेट ऑन इट। ऑप्शन में था नथिंग अल्ट्रेशन इन सर्कुलेशन में अकर स्केलेटल ट्रैक्शन, ऐसा नहीं है, ज़्यादा ट्रैक्शन और कंप्रेशन के कारण भी सर्कुलेशन स्टॉप हो सकता है और पल्स फील नहीं होगी। नेक्स्ट इज when a 10-year-old child is presented to the emergency department with peanut allergy, which of the following is not expected as an early manifestation of this allergy। तो यहाँ पर पीनट एलर्जी हुई है बच्चे को, 10 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, तो क्या चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एलर्जी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर हाइपरटेंशन। तो हमेशा एलर्जी में हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन नहीं होगा।
तो पीनट एलर्जी हुई है तो जो यहाँ पर अर्टिकेरिया होगा, वीजिंग होगा, डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में, बट जो नहीं होगा तो वो क्या होगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबीर अ 7-year-old बॉय हु केम टू द हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर विथ एन एक्यूट नी जॉइंट ब्लीड इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हेमेर्थोसिस, व्हाट वुड बी द बेस्ट पोजीशन टू इमोबिलाइज द नी। तो यहाँ पर बच्चे को हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर लाया गया है क्योंकि बच्चे को हीमोफीलिया की सिचुएशन है। तो हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसमें थक्का इजीली नहीं जमता। नी जॉइंट के यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूट नी जॉइंट ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर सस्पेक्ट क्या किया जाए, हेमार्थ्रोसिस। तो बच्चे का जो घुटना है, नी है, उसको इमोबिलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, एट फुल फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट 90 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, एट फुल एक्सटेंशन ऑफ नी या फिर 20 to 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन। तो ऐसे केस में आप बच्चे का क्या करेंगे, फुल एक्सटेंशन ऑफ नी करवाएंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, इन मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस मोड। तो यहाँ पर सेंटर केयर में जो मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर है इसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस मॉडल में क्या इंक्लूड होगा, नर्स, हेल्थ केयर टीम, पेशेंट एंड फैमिली या फिर फिजिशियन। प्रोफेशनल प्रैक्टिस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इंक्लूड होंगे वो क्या होंगे, पेशेंट एंड फैमिली। नेक्स्ट इज collective bargaining is concerned with the relationship that exists between employee unions and employers. What of the following is not included in the feature of collective bargaining? तो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग का फीचर कौन सा नहीं है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होगा, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर्स हैं इन दोनों के बीच में जो बार्गेनिंग होगी, निगोशिएशन होगा, वो होगा। बट यहाँ पर कहा है कि ये फीचर इंक्लूड नहीं है इस प्रोसेस में। तो ऑप्शन में था बिल्डिंग रिलेशनशिप, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी या फिर इट इज़ फ्लेक्सिबल एट वर्क प्लेस। ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर सभी इंक्लूड होंगे, रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, फ्लेक्सिबल होगी वर्क प्लेस पर। बट जो अप्रेजल है ऑफ एम्प्लॉय का, जो काम करने वाले हैं यहाँ पर, उनका अप्रेजल बिल्कुल भी नहीं होगा। जब वो अपने बॉस से आप यदि बार्गेनिंग करते हैं तब आपका अप्रेजल होने के चांसेस थोड़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज which agency at the national level is responsible for coordinating, determining and maintaining standard of higher education। तो हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सी नेशनल लेवल की एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है, CDC, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो हायर एजुकेशन के लिए पूछा, यदि डिसीज़ के लिए पूछते तो CDC हो सकता था, बट हेल्थ से पूछते तो NIH हो सकता था। बट यहाँ पर एजुकेशन को पूछा है तो क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट कॉस्ट हेल्थ केयर वुड बी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हेल्थ केयर में क्या इंक्लूड होगा, नर्सेस सैलरी, इन टू द प्रिंटर, हाउसकीपिंग स्टाफ या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हेल्थ केयर पूछा है, यदि डायरेक्ट पूछते तो नर्स की सैलरी होती, इंक होता, प्रिंटर का यूनिफॉर्म अलाउंस होता, बट इनडायरेक्ट तो हाउसकीपिंग स्टाफ। नेक्स्ट इज what is the average number of days that a patient remained in an occupied bed referred to as। तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड बेड को लेके जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना इंक्लूड किया गया है, नर्सिंग आवर पर स्टे, द एवरेज डेली सेंसेस, डायरेक्ट केयर आवर्स या फिर द एवरेज लेंथ ऑफ द स्टे। तो पर्सन कितना स्टे हुआ है उस बेड पर, तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी ऑक्यूपाइड बेड के लिए। नेक्स्ट इज यू आर नर्सिंग सुपरवाइजर एंड देयर इज पेशेंट दैट विल बी गोइंग टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आप एक नर्सिंग सुपरवाइजर हैं, वहाँ का जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा रहा है। इट इज़ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू चेक एंड इंश्योर दैट द ऑर्गन डोनर रेसिपेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कॉन्सेंट साइन किया गया है, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो दोनों सही हैं, कोई अलग अलग पर्सन तो नहीं है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो वहाँ की रजिस्टर्ड नर्स है और सर्जन की, एनेस्थीसिस्ट, रजिस्टर्ड नर्स एंड सर्जन, सर्जन एंड एनेस्थीसिस्ट या फिर सर्जन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होगी किसकी होगी, जो रजिस्टर्ड नर्स है वहाँ पर और जो सर्जन है उसकी। नेक्स्ट है यहाँ पर अ मॉडल ऑफ केयर इन विच द नर्स अज्यूम्स फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर केयर ऑफ ग्रुप पेशेंटेज। तो एक इस टाइप की केयर होगी टोटल पेशेंट केयर। मॉडल ऑफ केयर जिसमें नर्स क्या करेगी, फुल उसकी ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जो वहाँ पर उनकी केयर करनी है उसको, तो क्या टोटल पेशेंट केयर। नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी काउंसिल दैट रेगुलेट्स एंड डेवलप नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया
तो इंडिया में नर्सिंग एजुकेशन को कौन पूरा रेगुलेट करेगा? तो ऑप्शन में था AIU, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनल काउंसिल फॉर नर्सेज, द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो पूरे इंडिया में पूछा है, तो इंडिया में कौन है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC। नेक्स्ट आया था जो 20 क्वेश्चन आए थे जीके रीजनिंग इन सभी के, तो यहाँ पर ये रहे। हम यहाँ पर ओनली जीके के क्वेश्चन बस चेकआउट करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपनी आंसर कीज देख चुके हैं, बट जिनने नहीं देखी थी उसके लिए मैंने अपलोड की थी, और जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी। तो यहाँ पर जो हम 11 नंबर के क्वेश्चन से देखेंगे वो भी 1 मिनट में पूरा। तो क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर सभी प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बस किसी एक को छोड़कर। तो फिरोजा शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी, ये तीनों रहे हैं इंडियन नर्सिंग कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बट जो नहीं रहे वो क्या थे? महादेव देसाई। नेक्स्ट था, इन 2021 हु वाज द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स IPL टीम। तो दिल्ली कैपिटल IPL टीम के कैप्टन कौन थे? तो वो थे ऋषभ पंत। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द साइमन कमीशन ग्रुप अपॉइंटेड इन November 1927 by the British government to report on the working of Indian Constitution established by Government of India Act 1990। 1927 में जो साइमन कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें कितने मेंबर इंक्लूड थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1919 में एक्ट लाया गया था, इसमें टोटल 7 मेंबर थे। नेक्स्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हैज मर्ज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओरिएंटल बैंक ने किस बैंक के साथ मर्ज किया था? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस कंटेनिंग अ रैपिडली स्पिनिंग व्हील ऑन सर्कुलेटिंग बीम ऑफ लाइट, व्हाट इज द यूज टू डिटेक्ट द डेविएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिजायर्ड ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर किसी व्हील पर जो या फिर जो बीम है उस पर लाइट को भेजना, वो कौन सी डिवाइस है? तो वो गायरोस्कोप। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ सेंटर पॉइंट अमंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस दैट आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो इस डिवाइस का नाम है यहाँ पर राउटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। तो स्कैनर है जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करेगा इसमें कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फॉलोइंग इज फॉल्स रेफरेंस इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट को लेके गलत चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर इंटरनेट इज जनरल टू PCS ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ये रॉन्ग है। इंटरनेट ये काम करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, वेयर इज इंटरनेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू PCS, बट ऐसा नहीं है, इंटरनेट सभी PCS के लिए है, इंटरनेट नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन MS PowerPoint 2019 विच व्यू गिव्स वेरियस ऑप्शन फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ कौन करेगा? बैक स्टेज। लास्ट है यहाँ पर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं किस बेस पर बने हुए हैं? तो है इंटीग्रेटेड सर्किट पर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड हैं। तो ये था यहाँ पर UP NHM का पेपर, जो कि 11 दिसंबर को हुआ था। 4 दिसंबर की पूरी आंसर की अपलोड कर दी गई थी। आई होप सभी ने चेक भी कर ली होंगी। तो ये था यहाँ पर UP का पेपर, 8:30 बजे सुबह की शिफ्ट का टोटल 4 पेपर अपलोड कर दिए गए। दैट मीन्स आपके 400 MCQ इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।